तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन के लॉ का सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग बिना बकवास के सिर्फ कॉन्सेप्ट को घंटों मिनटों एक आराम से कंसाइज करके एकदम पूरा अच्छे से समराइज़ करके पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये जो मैं नोट्स बनाऊंगा ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बाय लॉ। तो जिसमें एग्रीमेंट और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हम अगर इन दो टर्मों को समझ लें तो मतलब हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी डेफिनेशन को समझ लिया। बस इतनी सी एक लाइन की नहीं, आधे लाइन की डेफिनेशन दे रखी है इन लोगों ने, बस इसी को समझाना है। तो जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसकी भी हमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो इस तरीके दे रखी है कि एवरी promise and every set of promise forming consideration each other। तो ये हमारी अपनी एग्रीमेंट की अपनी प्यारी सी डेफिनेशन हो जाती है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ बार बार प्रॉमिस और कंसीडरेशन, ये दो जो टर्म हैं यही बस इसमें है और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मिंग तो बस हेल्पिंग के लिए हो जाता है, और बाकी ये दो टर्म है, अगर हमने इसको समझ लिया तो समझ लो हमने एग्रीमेंट को समझ लिया। तो अब हम प्रॉमिस और कंसीडरेशन को समझेंगे, जिससे हमें एग्रीमेंट समझ आएगा, और एग्रीमेंट के बाद हम एनफोर्सेबिलिटी को समझेंगे और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। इतनी सी बात है। तो अब जो प्रॉमिस है इसकी भी हमें डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2B में। तो जो हमें ये सेक्शन 2B में दी गई है इसकी डेफिनेशन को, अब हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें कहता है ये, when the person to whom the proposal is made, प्रपोजल मतलब ऑफर होता है। ऑफर जैसे मैंने बोला कि मैं दुकानदार को बोल रहा हूँ कि भैया ये बिस्कुट क्या आप 10 रुपये में दोगे? और अगर भैया बोलते हैं कि हाँ दे दूँगा तो ये एक्सेप्टेंस हो गई, और बोलते हैं नहीं दूँगा तो वही हो गया, बस रिजेक्शन हो गई। आपको ये मत बोलना कि जल्दी प्रपोजल है चल सिग्निफाइज हिज असेंट। अभी क्या बोला? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट मतलब अपना, जैसे कि हाँ या ना कहना। असेंट का मतलब ये नहीं एक्सेप्टेंस तो दे रहा है वो, असेंट का मतलब ये नहीं, रिजेक्शन भी इसी में आ जाता है। असेंट मतलब अपना समझ लो, अपने जवाब देना कि हाँ बोल या ना बोल, कुछ नहीं पता तो क्या बोल। अब जो ये प्रपोजल, तो देयर टू द प्रपोजल is said to be accepted, and when the proposal accepted become a promise। अगर आप चाहें तो इसे साथ साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो इससे आपकी ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की भी, और आप जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें उतना ही बेस्ट है।
क्योंकि आपको वहाँ समय कम पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, एक बार जब पेपर हाथ में आएगा ना तो आपके समय कम पड़ जाएगा। ये मेरी समझ से एडवाइस ले लीजिए। तो इसने क्या बोला, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज ही इज सेंट। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, आपको लग रहा हो जिसने प्रपोजल मेड किया, हुम जिसको, व्हेन एक पर्सन जिसको प्रपोजल मेड करता है, अगर वो पर्सन जिसको बनाया, जिसके लिए दिया गया है, वो अपना असेंट दे दे तो प्रपोजल एक्सेप्टेड कहलाएगा। और जब प्रपोजल एक्सेप्टेड कहलाएगा तो प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस और ऐसे ही प्रॉमिस और प्रॉमिस के सेट ऑफ प्रॉमिस, जस्ट लाइक दैट एन एग्जाम्पल, मिस्टर भोलू एंड SK मीन्स शॉपकीपर वाले भैया, ये हैं शॉपकीपर वाले बिरादर भैया, यहाँ पर इन्होंने ये सब रख रखा है। तो अब भोलू जाता है और वो ऑफ़र देता है, ऑफ़र मीन्स प्रपोजल, ऑफ़र देता है, बिस्कुट दोगे क्या, बिस्किट। तो वो बोलता है कि 5 रुपये में मेरे को बिस्कुट दे दो, हाँ बिस्कुट दे दो। तो भैया बोलते हैं बिस्कुट, चल ठीक है, तू मुझे 5 रुपये दे, मैं तेरे को बिस्कुट देता हूँ। तो इन्होंने भी दे दिया अपना एक्सेप्टेंस। अब ये भोलू की जिम्मेदारी है कि वो भैया को 5 रुपये दें, और भैया की जिम्मेदारी है कि वो इसे बिस्कुट दे। तो भोलू की तरफ से ऑफ़र है कि वो इसे 5 रुपये देगा, शॉपकीपर वाले भैया की तरफ से ऑफ़र है कि ये उसे बिस्कुट देंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, तो ये दोनों तरफ से दो तरफ एक सेट ऑफ ऑफ़र, मतलब सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया ना, प्रॉमिस बन गया, सेट ऑफ प्रॉमिस। तो दोनों तरफ से प्रॉमिस बन गया, और इन दोनों की सेट ऑफ प्रॉमिस जो आपस में कंसिडरेशन दे रहे हैं एक दूसरे को, जस्ट लाइक ये 5 रुपये दे रहा है और ये 5 रुपये का बिस्कुट दे रहे हैं पार्ले जी। तो ये जो 5 रुपये हैं वो शॉपकीपर वाले भैया के लिए कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो ये बदले में, इसे बिस्कुट के बदले में 5 रुपये मिले, इसे 5 रुपये बदले में बिस्कुट मिला। तो ये जो मिला है ना ये सामान, ये है कंसिडरेशन। इसके ऊपर पूरा दूसरा चैप्टर बेस्ड है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने समझ लिया, ये एग्जाम्पल भी हो गया, इसे आप बना लीजिएगा इसके साथ, एकदम मस्त है। और अब एग्रीमेंट तो समझ आ गया कि जब इसके जैसे 2 प्रॉमिस मिल जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है, बस इतना ही है। और अब बात आ जाती है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होती है, अब इसका भी एक दे रखा है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बोला इसने, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, आप ये देख रहे हैं वर्ड, बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत वर्ड होते हैं जो 2 वर्डों की वजह से बिगड़ जाती है पूरे सेंटेंस। गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन which means duty enforceable by law। इसका क्या मतलब है, अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसे लीगल ऑब्लिगेशन राइज करने ही होंगे, अगर वो नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब इसे उल्टी तरफ से बढ़ते हैं, अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मिल जाती है तो लीगल ऑब्लिगेशन राइज होते हैं, और लीगल ऑब्लिगेशन राइज होने की वजह से वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। समझे, उल्टा पढ़ के भी सीधा आंसर निकाल लेते हैं हम। तो इस तरीके से ये होता है, बस ये छोटी मोटी है।
अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भाई अपना एग्रीमेंट, मतलब डिफरेंस है, आता बहुत है, बहुत पेपरों में आता है, देखा जाता है। 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से, और अगर थोड़ा लेंथी करना चाहे तो इसे 5 से 6 7 नंबर का भी बना सकता है कभी कभार। इसमें सबसे पहले आ जाएगी अपनी डेफिनेशन। अगर आपके पेपर में भी आ जाता है तो समझिए आपके बल्ले बल्ले है। प्रॉमिस के बारे में समझाइए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाइए, जो कि इसी में है, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहली बात मीनिंग के तौर पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ लिखिए मीनिंग, आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, पर यहाँ से थोड़ा ना कंसाइज वे में और अच्छे से समझ आता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो मीनिंग के तौर पे आप उसे दिखा दीजिए, क्या, इसकी डेफिनेशन डाल दीजिए। डेफिनेशन याद की है ना, एवरी प्रॉमिस एंड, आप एंड लिखना, ऐसे नहीं लिखना, मतलब हम तो छोटा छोटा बना रहे हैं ना ताकि जल्दी से याद कर सकें। पेपर में आप पूरा एंड लिख देना, ऐसा वाला साइन ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, डॉट लगाया है यहाँ, पूरा आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर कंसीडर ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं अगर आपको याद आ जाता है कि हाँ मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था। एब्रिविएशन यूज़ करना पेपर में मना है पूरी तरीके से, तो पेपर में बिल्कुल ना करें। और अभी आप नोट्स बना रहे हैं तो छोटे में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मैंने कंसीडरेशन किसे लिखा है। फॉर ईच अदर, बस इतनी ही बड़ी डेफिनेशन है, इतनी बड़ी नहीं है, जो भी है सही है। अब बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, मैं इसे भी एब्रिविएशन में कर देता पर मैंने किया नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है, लग रहा है करना पड़ेगा, बाय लॉ। नोट्स बनाते वक्त अच्छे से दूर दूर लिखें, पास पास से मतलब चिपका के लिखेंगे तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी रिटेन करने में। इट्स अ वाइडर टर्म, बिकॉज आप अगर अभी आगे पढ़ेंगे तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलीगल एग्रीमेंट हो जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब अलग अलग बनते हैं। एग्रीमेंट से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसमें से एक चीज़ समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है। जस्ट लाइक दैट, आप इसे चाहे तो अपने बना लें, पर ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बस एक एग्जांपल है एग्रीमेंट, और ये एक पार्ट है अंदर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके का होता है। एग्रीमेंट बहुत ही वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर का एक पार्ट है, समझ लीजिए, इसलिए ये वाइडर टर्म हो गया। देन इट्स अ नैरो सेंस, ज़्यादा ही दूर हो गया तो कोई नहीं। और फिर अब बात आ जाती है लीगल ऑब्लिगेशंस की। लीगल ऑब्लिगेशंस, ये गलती हो गई थी, क्यों बना दिया जल्दी में। दरअसल जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना तो जल्दी में क्यू क्वेश्चन वन लिखते समय ना हाथ में बस गया है, जब ओ बनाता है तब तो क्यू बन जाता है, तो आप ना करें। आप देखिए मैंने बोला था ना मस्ट और एक वर्ड से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इट मे बी क्रिएट लीगल obligation, it must create legal obligation। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक वर्ड बदला है और पूरा का पूरा सेंटेंस बदल गया है, स्टेंस बदल गया है।
अब आखिरी नेचर बता दीजिए आप इसका। बस ये 4 चीज़ें बताइए, आपको समझ लीजिए 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन धड़ाम। इससे ज़्यादा नंबर के वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, 6 से 7 नंबर का ही आता है आपके पेपर में। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वही बताया था कि नैरो मतलब इसका वाइडर होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बने या ना भी बने इसकी मर्जी। एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बिकॉज क्योंकि एग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट चाहिए होता है। यहाँ तो इसी डेफिनेशन का दो इम्पोर्टेंट टर्म भी वही थे। तो इतना आपने लिख लिया, समझ लीजिए 5 नंबर 10 नंबर का आपने समझ लीजिए याद कर लिया। 10 से 20 नंबर का, 10 से 20 नहीं 10 से 12, क्योंकि एग्रीमेंट और जो प्रॉमिस की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बार यूज़ हो जाती है और साथ ही साथ इसके आने के बहुत चांसेस भी रहते हैं। और अब जो हम लिखने वाले हैं, जिसके नोट्स बनाने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हैं एसेंशियल्स। हाँ, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड। इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सवाल हर पेपर में ज़्यादातर देखने को एक ना एक सवाल तो मिलता ही है। तो इसे रिटेन रखने के लिए सबसे बेस्ट सबसे पहले गिवन इन सेक्शन 10 हमारे जो बुक है उसमें दो बार दिया गया है एक ही चीज़ को, पर हम एक ही बार लिखेंगे। जस्ट लाइक दैट हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले अंडर इन सेक्शन 10 वाले लिख लेते हैं। गिवन इन सेक्शन 10, गिवन इन सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है, अगर आपको पता ना हो वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एग्ज़ाम में वैसे सेक्शन लिखने या ना लिखने के मार्क्स नहीं करते। आप छोटा भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और आप पूरा लिखते हैं तो भी चल जाएगा, और नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। तो जो गिवन इन सेक्शन 10 है उसमें कहता है सबसे पहला कि एग्रीमेंट हो। यस भैया, सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन में ही है, बताने की क्या जरूरत भाई। एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी तो मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो एग्रीमेंट तो होगा ही। देन सेकेंड, तो इसको डिफाइन करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, और ना इसमें सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा जल्दी। अब बात हो जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो फ्री कंसेंट। ये यूनिट 3 में आने वाला है, तो इसे भी हम डिफाइन नहीं करेंगे पूरा यहाँ पर, क्योंकि हम डबल काउंटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि इससे बस लेंथ बढ़ती है। आगे चल के तो हमें वो पढ़ना ही है, तो हम यहाँ क्यों लिखें भाई। देन थर्ड, ये जो पार्टीज की मतलब कब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के एबल होती है, ये है इस तीसरे कैपिटेंस जो होता है वो बता रहा है कि कब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये भी जो अपना यूनिट नंबर 3 है उसमें आ जाएगा, तो इसे भी फुल्ली डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, और वैसे बुक में भी फुल्ली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और यूनिट नंबर 3 में ही इस दोनों को भी डिस्क्राइब किया गया है, और एग्रीमेंट पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया था। देन फोर्थ इज लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जस्ट लाइक इसमें हमने क्या मांगा था, इसमें हमने मांगा था बिस्कुट मांगा था, और इसने 5 रुपये मांगे थे। तो बिस्कुट किसी भी तरह का इलीगल चीज़ नहीं है, एकदम लॉफुल चीज़ है। पर वहीं अगर देखा जाए कि हम लोग किसी ड्रग्स मांगते हैं, ड्रग्स का इधर उधर करते हैं, तो ये फुल्ली इलीगल चीज़ है पूरी तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। मतलब जो था ना, इसमें बिस्कुट मांगा तो वो एकदम लीगल ऑब्जेक्ट के ऊपर लेन देन हो रहा है, पर वहीं जो अपना ऑब्जेक्ट है, मेन मोटिव है वो ड्रग्स लेना है, तो वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और इसी से एकदम समेशन मिलता जुलता सामान आ गया है आपके सामने, लॉफुल कंसिडरेशन। यस, कंसिडरेशन। हाँ, तो लॉफुल कंसिडरेशन में जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट का मेन नींव जो थी वो ऑब्जेक्टिव था, बट कंसिडरेशन
कि जो उन्हें सामान मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बट हम थोड़ा सा डिफरेंस तो कर ही सकते हैं कि जो सामान मिल रहा है वो कंसिडरेशन है, और जो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोनों ही लीगल और लॉफुल होनी चाहिए। और अब बात आ जाती है सिर्फ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज अ वॉइड, बस कि सरकार या फिर कोर्ट या फिर किसी के भी द्वारा ये वॉइड करार नहीं करना चाहिए। जैसे कि ड्रग्स का है, उसे बोल दिया कि ये इलीगल है, ये वॉइड है, ये नहीं हो सकता इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। बट जो देखा जाए अगर बिस्कुट का, तो उसे नहीं किया गया है, तो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वो वॉइड है। अभी ड्रग्स को ही देख लीजिए, जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी ड्रग्स डलता है, तो उसे जब वो मेडिसिन वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बट जब ऐसे कोई इधर उधर से ड्रग्स की लेन देन होता है तब उसे वॉइड करार कर रखा है, इसीलिए वो इलीगल हो जाता है। अब बात आ जाती है नॉट गिवन इन सेक्शन। इसको भी हम फुली डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। सेक्शन 10 फर्स्ट क्या है, वही एग्रीमेंट। देन टू पार्टीज कौन होती हैं? जो एग्रीमेंट की पार्टीज होती हैं वही टू पार्टीज होती हैं, बस। देन सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप सॉरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो आपका मतलब जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि अगर भैया तूने कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं किया तो जाके सीधे कोर्ट में घसीट लूँगा। तो ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कोर्ट में घसीटने का। देन द थर्ड इज़ फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं? लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी है। वैसे तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बट वही बात आ जाती है कि अगर रिटर्न में नहीं है तो आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है, आप साबित कैसे करोगे भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे भाई? देन द फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है किस बारे में है, किस चीज़ का है, मतलब क्या है भैया पता तो रहना चाहिए, उसकी मतलब पता रहना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ हमें झबाला का खाना है, आपके साथ झबाला का लेने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी झबाला का होता क्या भाई, होता क्या ये मतलब पता ही नहीं है, मतलब सर्टेन मतलब मीनिंग ही नहीं है जिसकी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करोगे भाई? उसके बारे में पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में करोगे? सब ये अलग ही लेवल हो गया, झबाला का अलग से ही मुंह में आ गया। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इसमें बोल दिया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसमें बोल दिया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ कि भैया देख अगर तू यहाँ से 100 फीट ऊंची छलांग मारता है तो मैं तेरे को 20 लाख रुपए दूंगा। आजा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। भाई साहब कोई 20 फुट 20 मीटर 20 पता नहीं क्या मैंने बोला था, उतनी अगर छलांग मारे तो मारेगा कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है भाई साहब। ये तो भाई सुपरमैन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसका भी काम तमाम कर दिया हमने समझाते हुए फुल कंसाइज मैनर में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस यूनिट को पूरा ख़त्म कर लेते हैं। वैसे आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे कि कहीं आपको फिर बड़ा ना लगने लगे। थोड़ा सा बस ये टॉपिक करवा देता, फिर इसके बाद 30 मिनट के बाद बंद कर देंगे। अगर आपको आगे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं लंबी वीडियो भी बना दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे।
फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में पहला कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, मतलब पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आपको इसे डिस्क्राइब करना है तो हम लोग इसे डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए, एन एग्रीमेंट वेयर ऑल दे, अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे ना, वही एसेंशियल एलिमेंट्स आर an agreement where all the essential elements are present. Then the second is void contract. देख रहे हैं आप, मैं एकदम लाइन बाय लाइन और गैप दे के कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम आँखों से एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए और देखते ही दिमाग में खट्टे से पूरा आ जाना चाहिए। ऐसे बनाया जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, अब इसी बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते। ऐसा नहीं होता। जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले तो वैलिड होता है, बट कुछ सर्कमस्टांस की वजह से, सम सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वॉइड हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए आप लैपटॉप का एक ना वो करने वाले थे, आप लैपटॉप से आप किसी को लैपटॉप देने वाले थे, उससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे कि तुम मुझे 5 लाख रुपए देना, मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूँगा। तो तब तक हम लोग देखते हैं कि उसने बोला हाँ ठीक है, और फिर लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप वही गिर के टूट जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आधा हो चुका होता है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला होता है उससे पहले ही लैपटॉप टूट जाता है। अब जब लैपटॉप टूट गया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, क्योंकि मेन मटेरियल ही गायब हो गया उसमें। मतलब ये लैपटॉप टूटना वही एक ऐसा सर्कमस्टांस था जिसने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही वॉइड कर दिया। और हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। वैसे एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता वो इलीगल जो होता है, पर कुछ लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं उसे, इसलिए मैंने बोल दिया। तो देखिए, अगर इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू एनफोर्सेबल, मतलब सीज हो गया भैया, एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि लैपटॉप भी टूट गया। भैया कॉन्ट्रैक्ट करे तो करे कैसे, एनफोर्सेबल ही नहीं हो सकता वो। बिकम वॉइड व्हेन इट ceases to be enforceable। ये है सबसे बेहतर। एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट मारता, एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट मारो भैया, काम तमाम, और कुछ कर भी नहीं सकता ICAI। सही बोला ना, ICAI। हाँ, तो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि बुक में ही ये डेफिनेशन दी हुई है। हम बुक की डेफिनेशन के हिसाब से भैया चलेंगे एकदम, क्योंकि हल्का सा भी मोड़ा तोड़ा बस गया, फिर अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगा रहा, छोड़, क्या ही बोलूँ। थर्ड आ जाता है अब अपना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइड होने के एबल है। एबल मतलब एबल, ना कि केबल। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने किसी भी तरीक़े से किसी एक बंदे को से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। जस्ट लाइक मैंने बंदूक दिखाई और बोला चल 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 कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ले लिए। अब वो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में वो अर्जी वो करता है, और उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करवा सकता है, वॉइड बतवा सकता है, मतलब वॉइड करवा सकता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट बन चुका है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो चुका है,
एट द ऑप्शन, एनफोर्सेबल वाला हो चुका है, बट एक ऑप्शन पे कि एक या एक से ज़्यादा मोर है, एक से ज़्यादा पार्टीज के पास पावर है, वही बोला ना जो उसके पास पावर आ जाती है कि वो अपना कोर्ट में जाके वो वॉइड करवा सकता है, देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। मतलब एक पार्टी के पास और उसके साथियों के पास तो है, बट वहीं दूसरी पार्टी के पास और उसके साथियों के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं रहती। इससे ही हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थोड़ा उलझाऊ सा मैंने एक्सप्लेनेशन दी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आपको तो नोट्स चाहिए ना, मैं आपको नोट्स पूरे कंसाइज वे में दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे से पढ़ना भी है तो आप ये भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्लासेस भी डाल दूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पर पूरे कंसाइज वे में जितना कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ, नोट्स के साथ जल्दी जल्दी आपको दे दूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी ही करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। देन दी नेक्स्ट इज़ फोर्थ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सभी समझ गए होंगे इसके नाम से, जिसमें इल हो गया है लीगल होने से, बीमार हो गया है लीगल होने से। ना ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉरबिड है, फॉरबिडन बाय लॉ टू मतलब एनफोर्स, इट इज़ अ contract which the law forbid। गलतियाँ ही गलतियाँ हो गई यार, जल्दीबाजी में ना और देरी होने लगती है। जल्दी करो, हम सच में शैतान का, और हम तो शैतान है ही, तो जल्दी करो। देखो क्या बोला, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड टू बी मेड। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से ही लॉ बोल रहा है भैया बनने नहीं दूंगा, और बना लिया ना तो हाँ मारूंगा, चटके ही चटके मारूंगा, चटके ही चटके। अरे क्या बोलते हैं यार, मैं समझ ही नहीं आ रहा यार। द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एनफोर्सेबल सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें बोल रहा है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मतलब फॉरबिड करता है इसे, बट not only this, also the connected contracts, also the connected contract। थोड़ा सा उलझाओ सा मैंने लिखा है या फिर नहीं, आपको समझ आ रहा है कि कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी, जो इससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी वॉइड हो जाते हैं। कोलैटरल भी लिख सकते हैं, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे करके, थोड़ा सा और भी जेन्युइन भाषा हो जाएगी, अच्छा लगेगा। बस ये डेफिनेशन थी आपकी। और अगर वैसे देखा जाए तो इलीगल एग्रीमेंट जो होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बुक में लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो अब हम क्या ही कर रहे हैं। तो इलीगल जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस में चला जाता है, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल बनते हैं। ये अपने आप में मतलब इम्पोर्टेंट तो ये सारे ही हैं, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, पर वो तीसरे चैप्टर में से पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं दी। बट ये यहीं पर है, और यही सबसे एक कैटेगरी का और सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट है। तो इसी में इसीलिए आगे अपना आ जाएगा। थोड़ा सा और लिखेंगे इसके बारे में, जैसे जस्ट लाइक वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल। और ये बहुत बार ही पूछा गया है, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि ये मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। यस, मेरे एग्ज़ाम में खुद आया था भाई साहब, और मेरी एग्ज़ाम में नहीं, MTP में भी आया था उस साल, MTP में आया। और मेरे बाद जो मेरा भाई था ना, वो 2 साल बाद उसने एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी आ गया भाई साहब। कौन भाई क्या ही बताऊँ, आ गया था ये। इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं था ये, बट आ गया था यार, समझ नहीं आया कैसे। तो void agreement is not necessarily illegal। जैसे स्कोप है वो कितना है देखिए, इस बार मैंने इधर नहीं लिखा कुछ भी,
इस तरीके से करूँगा, कुछ भी नहीं बदलना, बस ये नहीं लिखो बस गया। समय बचा रहे हो तो बस हटा दो, हट के देखें इल्लीगल। अब इसका लाइन से लिखो या फिर इधर उधर कर लो और इधर लिख दो बस, वैसे इधर लिखना और अच्छा रहता है। वॉइड एग्रीमेंट इज़ नेसेसरीली, क्योंकि तुरंत याद आ रहा होता है ना टॉपिक, इलीगल। नॉट forbidden by law, forbidden by law, just like ड्रग्स बेचना। ड्रग्स बेचना, अब आप सोच रहे होंगे ड्रग्स बेचना तो भैया इसने वॉइड एग्रीमेंट में लिया था, ये इलीगल कहाँ से हो गया? भाई बता दूं एक बात कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट एक ही होते हैं, जस्ट लाइक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर होता है जस्ट लाइक दैट, देखो ये रहा वॉइड एग्रीमेंट, ये है वॉइड एग्रीमेंट, दैट्स ये है इलीगल एग्रीमेंट। इस तरीके से मतलब वॉइड ही इलीगल भी होता है, बट इसमें ज़्यादा ही पनिशमेंट भी पड़ती है, इसमें पनिशमेंट नहीं पड़ती, जस्ट लाइक दैट इलीगल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। अब देखो मैंने अभी बोला ना पनिशमेंट पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, तो यस नो लाइबल फॉर, नोट कर देता हूँ ज़्यादा चले, नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। आप इसे थोड़ा सा और बड़ा करके भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो अंडर यू अंडर, बहुत ही छोटी है, अगली बार से अच्छा वाला पेन लेके आऊँगा, दिस नो। अब ये बात आ जाती है कि पनिशमेंट या फिर कैसे लिखूँ, लाइबल फॉर पनिशमेंट, ओके लाइबल फॉर पनिशमेंट हो गया। देन अब आ जाता है कोलैटरल एग्रीमेंट, इसके बारे में बताया ना कि कोलैटरल एग्रीमेंट ही कह सकते हैं कनेक्टेड एग्रीमेंट को, तो नो टू void the collateral एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों आ जाते हैं इसमें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये इलीगल हो रहा है, बट इसके साथ वाले मतलब जैसे बैंक से पैसा लोन लिया है वो थोड़ी ना वो हो जाएगा, वो तो पूरा एकदम सम करवा के किया गया। और हाँ एक और बात सबसे बड़ी कि वो तब वॉइड होगा जब जो साथ में जो पिछले वाले ने मतलब जो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके इसको मतलब उसको पता था कि ये भैया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे से पैसे ले रहा है, तो वो पैसे अपने वापस नहीं ले पाएगा, मतलब एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल नहीं करवा पाएगा और उसे फुलफिल भी नहीं कर पाएगा। एग्रीमेंट कोलैटरल agreement are agreement collateral to illegal agreement are void. Collateral agreement are also void. void तो हो जाते हैं पर वो थोड़ा सा पेमेंट वाला सिस्टम आता है ना, तो पेमेंट तो वो ले सकता है। मैंने पेमेंट के बारे में बताया, आप ये मत समझना कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो पेमेंट भी नहीं ले पाएगा। हाँ पर अगर उसे पता होगा इलीगल एग्रीमेंट के बारे में तो पेमेंट नहीं ले पाएगा। बस अभी यहाँ रोक देते हैं, फिर इसके बाद दो बचा है उसको भी कर लेंगे, वो दो बहुत छोटे छोटे हैं, या फिर अभी करवा दूँ क्या, फिर हमारा वही प्रपोजल ऑफर वाला नोट्स बनाने बाकी रह जाएंगे।
चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई, 40 सेकंड भी हो गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख ले, वीडियो को सेव करें और अपना अच्छे से पढ़ाई करें और जंग जीताएँ, बस यही तमन्नाएँ है मेरी। चलिए चलते हैं, बाय।